एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले हम भूकंप का पार्ट 1 बनाए थे। अब भूकंप के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने चर्चा किए थे कि भूकंप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद भूकंप की जो तरंगे हैं P, S और L तरंगे, उसके बारे में बात किए थे। उसके बाद P और S का जो छाया क्षेत्र है उसके बारे में बात किए थे। उसके बाद भूकंप उत्पत्ति के कारक क्या क्या हैं उसके बारे में बातचीत किए थे। तो उसके बाद अभी जो देखना है हमको, भूकंप के प्रकार क्या क्या हैं, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है, भूकंप आने में उसके तीव्रता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, उसके बाद भूकंप का वैश्विक वितरण क्या क्या है, इसके बारे में इस अध्याय में यानी इस पार्ट में हम, और ऐसा कह सकते कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार तो गहराई के आधार पर दो प्रकार से ऐसा बांटा जाता है। ऐसे एक ही प्रकार ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन एक और प्रकार हम बताएंगे भूकंप के प्रकार में, जो बराबर आप सुनते होंगे। तो भूकंप के प्रकार में एक गहराई के आधार पर प्रकार जो होता है, तो गहराई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं भूकंप। एक होता है छिछले उद्गम केंद्र का अर्थ बताए थे, यानी अभी जिसको अभिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र नहीं, अभिकेंद्र जिसको कहा जाता है उसी को उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप। उसके बाद होगा दूसरा हो सकता है मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप। उसके बाद तीसरा होता है गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप। तो छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप का जो मतलब सीमा क्षेत्र की बात करते हैं, तो शुरू से लेकर 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र, यानी ये क्या कहलाएगा, छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप। यानी जो भूकंप आ रही है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी 50 किलोमीटर का अंदर है, तो उसको कहेंगे छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप है। और ये क्या होता है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी। यानी आप जानते हैं कि अगर भूकंप का यानी ऊपरी सतह से बहुत सतह के करीब से आ रहा है भूकंप, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये पृथ्वी है और क्या मान लें कि यहाँ से आया, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और यहाँ से जो आएगा उसका प्रभाव अब दोनों ही समय, जैसे यहाँ 7 रिएक्टर का रिएक्टर स्केल पर जिसका मापन 7 है, यहाँ पर भी भूकंप आया और यहाँ पर भी 7 स्केल से आया, तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप जो होता है, ये 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद गहरे उद्गम का केंद्र का भूकंप जो है वो 250 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक का माना जाता है। इसके बाद वाला भी गहरे उद्गम केंद्र का ही भूकंप माना जाता है। तो ये 3 प्रकार से भूकंप का विभाजन किया गया है, और ये इसी प्रकार प्रभाव भी डालता है। जो गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप होता है वो क्या करता है, उसका प्रभाव कम होता है, यानी ये दोनों की तुलना में इसका कम होता है। ये मीडियम अधिक होता है ना, तो ये गहराई का यानी समान आ रहा है, समान अगर आ रहा है, जैसे 5 रिएक्टर स्केल पर इसका भी आया और इसका भी आया, तीनों का 5 रिएक्टर स्केल पर आया, और फोकस जो है भूकंप का फोकस एक यहाँ और एक यहाँ है, तो क्या होगा कि ये इस वाला जो होगा, ये वाला ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, ये उसके बाद होगा और ये उसके बाद खतरनाक साबित होगा। तो गहराई के आधार पर भूकंप का प्रकार ये हुआ। उसके बाद गहराई के अलावा भी भूकंप के प्रकार होते हैं। ये होता है कारक के आधार पर। कारक के आधार पर क्या क्या होता है, तो जैसे विवर्तन के कारण जो भूकंप उत्पन्न होती है उसको विवर्तनीय भूकंप कहा जाता है।
उसके बाद जो ज्वालामुखी की क्रिया के कारण आता है उसको ज्वालामुखी भूकंप कहेंगे। उसके बाद जो क्या हुआ कि किसी बांध जैसे है कि बांध के जैसे ये नदी जा रही है और इसके आगे में बांध बना दिया गया। बांध बनाए जाने के कारण क्या होता है कि इसमें पानी भरते गया और इतना ज़्यादा भर जाता है कि यहाँ एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब पानी की संभावना बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो क्या कि पानी के वजन के कारण ये लैप्स कर जाता है और जैसे ही लैप्स कर जाएगा तो ये क्या होगा कि यहाँ की प्लेट सरक जाएगा और जैसे ही प्लेट यहाँ हिलेगा तो ये भी भूकंप ला सकता है। तो ये इसको कहा जाएगा, यानी जो बांध के कारण होता है उसको बांध जनित भूकंप कहा जाता है। उसके बाद जैसे खान हुआ ना, खान अब जैसे कि कोई जगह है वहाँ पर कोई खान निकल, यानी कोयला का खान हो गया, सोना का खान हो गया, हीरा का खान हो गया। तो उस प्रकार का खान, जैसे खान यहाँ से प्राप्त हुआ और खान से ही क्या हुआ कि खान में जितना सामान है उसको बाहर निकाल लिया गया और जैसे ही बाहर निकालेगा, जैसे यहाँ एक क्षेत्र बनाते हैं, इस क्षेत्र में क्या हुआ ये खान पाया गया और ये सतह है। इस सतह से जब निकालना शुरू कर देगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा खाली हो जाएगा और जैसे ही खाली हो जाएगा तो ऊपर का जो ये भूभाग है ये नीचे धंस जाएगा और जैसे ही धंस जाएगा तो प्लेट में क्या होगा हलचल उत्पन्न हो सकती है। तो इससे भी भूकंप उत्पन्न होती है जिसको कोलैप्स जैसे ही करेगा उसको क्या कहेंगे कोलैप्स भूकंप कहेंगे। उसके बाद जैसे परमाणु परीक्षण होता है या कोई भी विस्फोट के कारण क्या करता है कि पृथ्वी यानी मानव ऐसे विस्फोटक बना लिए जिसके कारण पृथ्वी दहल उठती है, तो उसके कारण भी जो भूकंप उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है विस्फोटक भूकंप। तो ये कारक के आधार पर हुआ और ये गहराई के आधार पर भूकंप का मापन होता है। प्रायः ये चलता है, लेकिन ये इस प्रकार का भूकंप भी आपको चर्चा में देखने को मिलेगा। अगर कहीं लिखा हुआ ये इस प्रकार का भूकंप मिल सकता है तो ये सब के जो है ये सब भूकंप है, इस सब को बारे में आप आसानी से जान सकेंगे। और ये जो कोलैप्स भूकंप है और बांध जनित भूकंप है इसको कृत्रिम भूकंप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके आधार पर आप जानते हैं, क्योंकि ये मानवीय कारक के कारण ऐसा होता है। ये तीनों जो है भूकंप जो है ये सब प्राकृतिक कारण के कारण होता है। ये विस्फोट भूकंप भी, इसमें कृत्रिम कारण भी लिख सकते हैं, कृत्रिम भूकंप इसको कहा जाएगा। ये दोनों प्राकृतिक भूकंप के कारण होता है। एक और होता है गैस आधारित भूकंप। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या हुआ कि जैसे पृथ्वी के अंदर लावा बन रहा है, अचानक उसमें पानी चला गया। पानी जाने के बाद क्या होता है कि उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ गई या कोई अन्य गैस के कारण क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उसका मात्रा बन गया। मात्रा बनने के बाद क्या हुआ कि ये वाला भाग है और यहाँ पर गैस की मात्रा बन गया, तो ये क्या इस पर दबाव डालेगा। जैसे ही दबाव डालेगा तो यह तो टूट सकती है या सरक सकती है, तो इसके कारण भी प्लेट में संचलन हो सकता है, यानी प्लेट डोलना शुरू करेगा। जैसे ही डोलेगा तो ये क्या हुआ, ये भी भूकंप का कारण बन सकता है। तो ये सब था भूकंप का प्रकार। और ये तीनों जो है ये दोनों कृत्रिम कारण हो गया और तीन प्राकृतिक कारण हो गया और 3 कृत्रिम कारण का भूकंप हो गया। तो ये था भूकंप का प्रकार। अब हम देखते हैं कि भूकंप का मापन कैसे होता है। भूकंप का मापन जो है वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। सिस्मोग्राफ यंत्र में जो है वो स्केल का प्रयोग किया जाता है। उस स्केल का जो नाम है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। और एक अन्य स्केल से क्या किया जाता है, भूकंप का मापन किया जाता है, जिसको मर्केली स्केल कहा जाता है। तो दोनों देख लेते हैं कि दोनों स्केल में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो एक हो गया रिक्टर स्केल, एक हो गया मर्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, नाम खोजकर्ता
इसको रिक्टर महोदय ने खोज किया था, और इसका खोज जो है खोज करता है जी मर्केली। नाम से ही दोनों का यंत्र का भी नाम रखा गया, स्केल का भी नाम रखा गया। उसके बाद इस स्केल में क्या होता है कि 1 से 10 तक अंकित होता है, यानी इस स्केल में 1 से 10 तक अंक लिखे रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि रोमन में मतलब कि 1 से लेकर इसमें 12 तक अंक लिखे होते हैं। अब इसमें क्या क्या समानताएं होती है, इसमें क्या होता है कि एक अंक बढ़ने पर, अगर एक अंक यानी जैसे 2 से 3 हो गया, तो एक अंक बढ़ने पर इसकी यानी इसकी मतलब क्या, भूकंप की ऊर्जा की मात्रा 32 गुना हो जाता है, 32 गुना हो जाता है। यानी एक अंक अगर बढ़ गया तो क्या हुआ, जैसे 3 से 4 हो गया, 3 रिएक्टर का जहां वो भूकंप आया और उसके बाद कहीं 4 रिएक्टर का भूकंप आया, तो क्या होगा कि एक अगर अंक ज़्यादा बढ़ जाता है तो 32 गुना वहाँ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यानी 32 गुना ऊर्जा से क्या होता है, वहाँ भूकंप आता है। और तथा आप लिख सकते हैं कि एक अंक बढ़ने पर 10 गुना तीव्रता की भूकंप आती है। यानी एक अंक जैसे 4 से 5 हो गया, तो जहां 4 है तो 4 से 10 गुना 5 पर क्या होगा कि 10 गुना ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप कहाँ आएगा, 5 पे आएगा। और इसकी गणना जो है, इसकी गणना लघुगणकीय मापन के आधार पर होता है। लघुगणकीय मतलब समझते हैं, इसी को कहा जाता है लॉग कहा जाता है। लघुगणकीय यानी लॉग आप सुने होंगे, लॉग की पढ़ाई जो अब बराबर करते हो गणित में जो करते हैं, इसी से इसका जो मापन किया जाता है, ये मापन इसी लॉग के आधार पर इसका किया जाता है। यानी ये जो रिक्टर स्केल है, इसमें लॉग आधारित मापन इस पे चलाया जाता है। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्केल है, ये मात्रात्मक स्केल है, मात्रात्मक स्केल है। और ये जो है ये गुणात्मक स्केल है। ये क्या करता है कि ये भूमि पर होने वाले प्रभाव, या आप ऐसा कह सकते हैं नुकसान को मापता है। आप जानते हैं कि कहीं नुकसान कितना होगा नहीं होगा, यह बहुत से सारे चीज़ पे निर्भर करता है, वो हम कारक में पढ़ेंगे। लेकिन मार्केली स्केल इसको मापता है, इसलिए इसको गुणात्मक कहा जाता है। और गुणात्मक होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उतना आप कह सकते हैं कि फिट नहीं बैठ पाता है। मार्केली स्केल ये फिट नहीं बैठ पाता है, लेकिन ये जो है तीव्रता की मापन करता है, ये मात्रात्मक है, इसलिए इसका मान फिट बैठता है। तो इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने में ज़्यादा किया जाता है। तो ये था भूकंप का मापन। अब हम देखते हैं कि भूकंप को, यानी भूकंप जहां आता है उसको प्रभावित करने वाला कारक, यानी कह सकते हैं कि भूकंप के तीव्रता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। जैसे हम 2 कथन आपसे पूछते हैं कि अगर किसी भी जगह पे
समान तीव्रता वाली भूकंप आ रही है तो ऐसा आप कह सकते हैं कि वहाँ नुकसान भी समान होगा। यानी दो जगह है, एक हो गया दिल्ली हो गया और दूसरा हो गया राजस्थान हो गया, यानी थार मरुस्थल वाले क्षेत्र हो गया। तो दोनों जगह 7 रिक्टर का भूकंप आया, तो बताइए कि प्रभाव दोनों जगह समान होगा। तो आप ऐसा निर्णय ले पा रहे होंगे कि दोनों जगह इसका जो प्रभाव है वो समान नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि दिल्ली जो है वो सघन क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा लोग वहाँ निवास करते हैं। वही राजस्थान में कि मानव का जो, ऐसा कह सकते हैं कि मानव के विरल माध्यम में वहाँ मानव पाए जाते हैं, यानी मानव की संभावना वहाँ बहुत, यानी बहुत कम लोग वहाँ निवास करते हैं। और वही दिल्ली में बहुत ज़्यादा व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं। तो दिल्ली में क्या होगा कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ में दिल्ली में क्या होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग हैं तो वहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन राजस्थान में वैसा नुकसान नहीं होगा। या मान सकते हैं कि भारत में जो भूकंप आया और जापान में जहाँ भूकंप आया तो दोनों जगह प्रभाव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ उस प्रकार का मकान तैयार नहीं किया जाता है, जापान में उस प्रकार का मकान तैयार किया जाता है। बहुत सारे तुलना में अलग अलग हो सकता है। यानी एक ही समान तीव्रता वाले भूकंप अगर एक ही जगह आती है तब पर भी प्रभाव समान नहीं हो सकते हैं। तो भूकंप के यानी प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है इसके बारे में हम जानते हैं। तो भूकंप प्रभावित करने वाला कारक, तो भूकंप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा हो सकता है। एक तो हो सकता है कि सबसे पहले वो तीव्रता लिख देते हैं, यानी तीव्रता जिस भूकंप का अधिक होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा ही। ये तो मतलब कि मात्रात्मक बात हो सकती है कि तीव्रता के आधार पर भी उसका प्रभाव करने वाला, एक तो हो गया तीव्रता, दूसरा हो जाता है चट्टानी संरचना। चट्टानी संरचना का अर्थ यह हुआ कि अलग अलग जगह का चट्टानी संरचना अलग अलग होता है। जैसे कि जहाँ कठोर भाग है और एक दलदली वाला भाग है, जैसे गुजरात का जो रण क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ का जो रण है वो क्या है, दलदली भूमि है। तो वहाँ भूकंप आएगा तो उतना प्रभावशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ जैसे राजस्थान की बात किए तो राजस्थान में भी उतना प्रभावशील नहीं होगा, क्योंकि उसका चट्टानी संरचना अलग है। लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ चट्टानी संरचना बहुत मजबूत है, तो वो क्या होगा कि वहाँ प्रभावशील बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। तो चट्टानी संरचना पर भी क्या करता है, भूकंप प्रभावित क्या करता है, यानी चट्टानी संरचना कैसा है इसके आधार पर भूकंप को तय किया जाता है। तीसरा होगा कि भूकंप मूल की गहराई, यानी भूकंप जितना गहरा होगा, यानी भूकंप हम पहले ही बताए कि छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप और तीसरा हो गया कि गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप। तो तीनों में क्या होगा कि अलग अलग बताए। तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भी तय किया जा सकता है कि भूकंप कितना प्रभावित करेगा। चौथा कारण हो सकता है पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है कि जैसे कि जिस जगह पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो उसमें जकड़न, पेड़ पौधे के जड़ में जकड़न ज़्यादा होता है, और मतलब कि जब हिलने डुलने की बात होगी तो मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वो जकड़न के कारण कम, आप ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ पौधा जहाँ ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ भूकंप की संभावना इसलिए कम हो पाती है क्योंकि वो चट्टानी संरचना को कमज़ोर करके रखता है, उसका जड़ जो है। जैसे एक ऐसा समतल है जो पूरी तरह से, जैसे सड़क है, सड़क क्या कि पूरी तरह से कठोर है, जब भी इसमें क्या होगा कि दरारें आएगी तो क्या होगा, ये फट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पेड़ लगा हुआ रहता है, पेड़ का जड़ है, तो ये फटता भी है तो उतना मात्रा में नहीं फट पाता, क्योंकि अब जैसे बाढ़ की ही बात करते हो, जहाँ पेड़ पौधा होता है वहाँ बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन यही सड़क रहेगा, बिल्डिंग रहेगा तो यहाँ प्रभाव ज़्यादा होगा। पेड़ पौधे रहेंगे तो ये फटेगा भी नहीं। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि यह इसका जड़ का जकड़न भी उतना नहीं हो पाता है, और साथ में हिलता डुलता भी है तो पेड़ का जो पकड़ रहता है वो, आप ऐसा नहीं सुनते होंगे कि भूकंप के कारण पेड़, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ उलट गया, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग उलटती है, पेड़ जल्दी नहीं उलट पाता, क्योंकि
ऐसा थोड़ी है कि उछाल देगा ऐसा करके, वो जो हिलता है तो अपने साथ में पूरे सामग्री को लेकर हिलता है, पेड़ को साथ में लेकर झुलाता है। लेकिन जो स्थिर रहना चाहता है उस समय, जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी अचानक चली तो क्या होगा कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाएंगे। लेकिन जो पीछे की ओर नहीं झुकेगा उसको क्या होगा, पीछे की ओर झुकना, अचानक झुक जाते हैं। जो इसके लिए तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह से उलट जाएगा। तो बिल्डिंग में इसी प्रकार होता है, यानी भूकंप रोधी मकान नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि अचानक संचलन होने के कारण मकान स्थिर ही रह जाती है, जिसके कारण वो पलट जाती है। तो इसे पेड़ पौधे अगर वहाँ रहेगा तो वैसी प्रक्रिया नहीं, क्योंकि वो पेड़ पौधे मतलब कि मिट्टी के साथ उसका संचलन हो पाता है, इसलिए उतनी मात्रा में यहाँ दिक्कत नहीं हो पाती है। तो पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेवार है, और पर्यावरण जिसका जहाँ जैसा रहेगा उसके अनुसार भी क्या होगा कि भूकंप की तीव्रता को प्रभावित कर सकता है। यानी जितना ज़्यादा विरल माध्यम होगा वो क्या होगा, भूकंप की तीव्रता कम हो सकता है। उसके बाद जान माल की अगर क्षति कम करना चाहते हैं तो जनसंख्या भी क्या कर सकता है, मानव की जनसंख्या भी प्रभाव करेगा। यानी जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा प्रभावशील होगा, जहाँ कम जनसंख्या वहाँ कम प्रभावशील होगा। यानी जहाँ ज़्यादा व्यक्तियों का वास है वहाँ ज़्यादा प्रभावशील होगा, जहाँ कम व्यक्तियों का वास है वहाँ कम प्रभावशील होगा। इस प्रकार की भी बात हो सकती है। तो ये था भूकंप को प्रभावित करने वाला कारक। अब हम देखते हैं कि भूकंप का वैश्विक वितरण क्या क्या है। तो चलिए हम मैप ला लिए हैं, अब मैप के माध्यम से समझते हैं कि इसका वैश्विक वितरण क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया कि एक तो हो गया कि प्रशांत महासागरीय परिक्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता था, और यहाँ पर भी यानी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ भूकंप उत्पन्न जरूर होगा। तो ये था, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में क्या है कि भूकंप सबसे ज़्यादा भूकंप इसी क्षेत्र में आती है। यानी जापान जो क्षेत्र है ऐसा कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से भी प्रभावित है, उसके बाद भूकंप से भी प्रभावित है, उसके बाद इसके साथ ही सुनामी से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तब पर भी वो विकसित देश है और उससे हमें सीखना चाहिए। तो ये था प्रशांत परिक्षेत्र इसको कहा जाता है। ये दूसरा हो गया कि ये जो महासागरीय जो कटक है, महासागरीय कटक यानी मध्य अटलांटिक पेटी इसको कहा जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी से भी क्या होता है कि ये जो है इसमें ये भूकंपीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, इसको यहाँ से ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है ये। उसके बाद ये हो गया एशिया हो गया। तो इसके बीच से जो है ये वाला जो है भाग है, ये वाला भाग है, इसमें अब भारत भी आ जाएगा, इससे होकर जाके यहाँ जाके मिल जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी क्या है, भूकंपीय क्षेत्र है। ज्वालामुखी में ये वाला क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र नहीं था, लेकिन भूकंप में हिमालय क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र तो हो ही गया। और चौथा क्षेत्र आप बात किया जाए तो ये चौथा क्षेत्र जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र से होते हुए और हिंद महासागर, ये जो महासागर है ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के नीचे से होते हुए आप यहाँ न्यूजीलैंड देख रहे हैं, न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ एक पेटी का निर्माण होता है जिसको हिंद महासागरीय पेटी कहा जाता है। और हिंद महासागरीय पेटी भी क्या है कि भूकंपीय क्षेत्र है। उसके बाद एक और क्षेत्र है जिसको कहा जाता है पूर्वी अफ्रीकन पेटी। तो ये भी ये क्षेत्र हो गया, और इससे भी एक क्षेत्र इधर से आके टूट के मिल जाता है इधर। तो ये भी क्षेत्र जो है ये भूकंप आधारित क्षेत्र हो गया। तो ये जितना भी रेखा आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से प्रभावित हो रहा है ये सर्वाधिक भूकंप आधारित क्षेत्र है। और यहाँ प्राकृतिक कारक के कारण ऐसा भूकंप बराबर आते रहता है।
और आप यहाँ जो ये तीनों क्षेत्र में तो ज्वालामुखी का क्षेत्र भी था, ये इतना, ये भारत छोड़ के, इसके बाद ये जितना हो गया ये भूकंप आधारित क्षेत्र भी हो गया। तो ये था भूकंप का वैश्विक वितरण। तो भूकंप का वैश्विक वितरण हम लोग ने देख लिया। उसके बाद भूकंप का जो प्रभाव होता है वो विनाशकारी प्रभाव भी हो सकता है। विनाशकारी प्रभाव में हो सकता है कि नगरों को नष्ट कर दिया, जान माल की क्षति हो गई, आधारभूत संरचना जैसे हो गया कि पुल हो गया, रेलगाड़ी की पट्टी हो गई, उसके बाद भवन हो गया, आदि को नुकसान भी पहुंचाता है। भूकंप के कारण भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, आग लगने जैसी भी घटना हो सकती है। अगर भूकंप हिला और कहीं आग की वैसी संभावना है तो आग भी लग सकती है। उसके बाद कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकता है। लाभकारी प्रभाव यही हो सकता है कि कभी भूकंप के कारण गर्त का निर्माण हो जाता है, जिससे झील की निर्माण हो सकती है। उसके बाद अगर समुद्र के तट पे ऐसा होता है तो क्या होगा कि गर्त का निर्माण होगा तो प्राकृतिक बंदरगाह बन सकता है। उसके बाद भूकंप के कारण कुछ मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु भी पृथ्वी पे ऐसे ही उत्पत्ति यानी समुद्र के किनारे से आ जाते हैं या पृथ्वी के अंदर से उसका उत्पत्ति हो जाता है, जो क्या करता है कि लाभकारी हो सकता है। उसके बाद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, और भूकंप में क्या होता है रेडॉन जैसे गैस क्या करता है पहले से ही बता देता है। और साथ में आप कह सकते हैं कि भूकंप के कारण यानी भूकंपीय तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है इसके बारे में भी जानकारी मिल आती है। तो ये भूकंप के लाभ थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भूकंप की समाप्ति हुई, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सुनामी क्या होता है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।